हेलो एवरीवन, वाणी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो कलाकार हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कोई भी नृत्य शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार बनता है, उसे किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन जो है परमिशन देता है और इसे किस संस्था के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन अब ये बातें पेपर में नहीं पूछी जाती है, बल्कि कुछ एडवांस बातें इनसे संबंधित जो है पेपर में पूछी जाती है। और आज हम उन्हीं के बारे में लगभग सभी बातें डिस्कस करेंगे। जो शास्त्रीय नृत्य होता है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हमारे जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उनके लिए हमें वेल ट्रेन्ड होना पड़ता है, एक अलग कॉस्ट्यूम की आवश्यकता होती है, एक विशेष प्रकार की परफॉर्मेंस होती है। शास्त्रीय नृत्य ये हमारे प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। इनमें जो मतलब हाव भाव, जो शारीरिक बनावट और जो मानसिक रूप से प्रदर्शित करने की क्षमता होती है वो कुछ खास ही होती है, जो हमारी संस्कृति को विभिन्न बनाती है, जो हमारी संस्कृति का एक अचूक नमूना है और जिसके लिए भारत विदेशों में भी जाना जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आज के टॉपिक के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सामान्यतः हम नृत्यों को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? नृत्य 2 प्रकार के मानते हैं हम। नंबर 1 शास्त्रीय नृत्य और नंबर 2 लोक नृत्य। जो लोक नृत्य होते हैं ये किसी क्षेत्र विशेष की पहचान होते हैं, मतलब किसी एक छोटी जनजाति के द्वारा ये किए जाते हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्य हैं इन्हें नेशनल लेवल पर पहचान मिली होती है। अच्छा, हम बात करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कहते किसे हैं। जो नृत्य शास्त्रों पर आधारित है, जो हमारे प्राचीनतम शास्त्र हैं उन पर आधारित नृत्यों को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और जो हमारा नृत्य कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? वो भरतमुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता है कि जो नाट्य शास्त्र है ये हमारा प्राचीन कला का इसका नृत्य से संबंधित है, जबकि एक और अन्य ग्रंथ है जिसका संबंध भी नृत्य से है। और अगर ये पेपर में पूछ लिया जाए तो आप सभी को शायद इसके बारे में ना पता हो। इसके साथ ही जो आचार्य नंदी केशव हैं उनके द्वारा रचित अभिनय दर्पण में भी शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभिनय दर्पण किसके द्वारा रचा गया है तो ये आचार्य नंदी केशव जी के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसका जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनका सिंबल क्या है। अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या सिंबल है? जो भगवान शिव की नटराज वाली मूर्ति है, आप सभी ने देखा होगा भगवान शिव की तांडव नृत्य करते हुए एक नटराज की मूर्ति आती है, जो हमारे नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्यों का प्रतीक है और इसे ही हम शास्त्रीय नृत्यों का प्रतीक भी मानते हैं। नाट्य शास्त्र में उल्लेखित मुद्राएं ही शास्त्रीय नृत्य का आधार है। अच्छा, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनका निर्धारण कौन करता है? हमारे जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनका निर्धारण, इनका संरक्षण जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक अकादमी द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं। ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी इनकी शीर्ष संस्था है। तो चलिए देखते हैं संगीत नाटक अकादमी क्या है। जो संगीत नाटक अकादमी है ये एक शास्त्रीय नृत्यों का निर्धारण, संरक्षण और प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय स्तर पर आधारित भारत की सबसे बड़ी अकादमी है। अर्थात जो ये अकेडमी है ये भारत की सबसे बड़ी अकेडमी है और इसमें ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी भी शामिल है। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय के अधीन आती है ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। एक संसदीय प्रस्ताव से स्वायत्त संस्था के रूप में 31 मई 1953 को की गई थी। फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए कि जो संगीत नाटक अकादमी है ये कब स्थापित की गई, ये 31 मई को स्थापित की गई थी। अच्छा, फिर सन 1961 में संगीत नाटक अकादमी को भंग करके पुनः गठित किया गया। अगर
आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 31 मई 1953 को। लेकिन इसको जो पुनर्गठित है वो कब किया गया, वो किया गया था 1961 में। इसकी महापरिषद में 48 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 48 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो संगीत नाटक अकादमी है उसमें भारत सरकार के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 5 सदस्य होते हैं। इसके सबसे पहले अध्यक्ष श्री पी.वी. राजमन्नार थे। कौन थे? श्री पी.वी. राजमन्नार। देखिए फ्रेंड्स, हमें किसी भी संस्था के पहले और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अक्सर यहीं से प्रश्न बनते हैं और जो हम कर नहीं पाते हैं। हम वर्तमान तो याद कर लेते हैं, परंतु प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? श्री पी.वी. मन्नार। और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? वो मैसूर के महाराजा श्री जयचामराज वाडियार थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो प्रख्यात संगीतज्ञ शेखर सेन हैं। और जो ये शेखर सेन है इनको 2015 में अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इससे पहले यह पद खाली पड़ा हुआ था और उससे पहले 2015 तक इसके पूर्व अध्यक्ष थे। अभी तक अकादमी द्वारा कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया जा चुका है। कितने नृत्य हैं हमारे? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और जिनको हम 3 अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के नृत्य हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कितने नृत्य हैं? 3। फिर उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं? 1। और जो हमारे दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं? वो हमारे हैं 4। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिसी नृत्य के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ओडिसी नृत्य का जो है चित्र दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य की एक कॉस्ट्यूम है और ये इस प्रकार किया जाता है। ये समूह में भी किया जाता है। चलिए हम ओडिसी नृत्य के बारे में बात करते हैं। जो ओडिसी नृत्य है ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और इसका उद्भव नाट्य शास्त्र के औद्र नृत्य से माना जाता है। कहाँ से? औद्र नृत्य से। यह नृत्य सबसे पहले महर्षि और देवदासियों द्वारा किया जाता था। 12वीं शताब्दी में वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ इस नृत्य के केंद्र बिंदु बन गए। इस नृत्य का उल्लेख ब्रह्माश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेखों में भी मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओडिसी नृत्य है इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से शिलालेखों में मिलता है, तो जो ब्रह्मेश्वर मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहाँ पर भी इसका उल्लेख मिलता है। इसमें प्रयोग होने वाले जो छंद हैं वो संस्कृत नाटक गीत, जो संस्कृत नाटक है वो गीत गोविंद उससे लिए गए हैं। और ये जो नृत्य है ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। यह नृत्य भरतनाट्यम से भी मिलता जुलता है। फ्रेंड्स, मतलब इस नृत्य की हमने मुद्रा भी जान ली, त्रिभंग मुद्रा होती है, और इसका जो उद्भव है वो औद्र नृत्य से हुआ था। और वर्तमान में इसके जो केंद्र बिंदु है वो भगवान जगन्नाथ हैं। और इसका जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ मिलता है? ब्रह्मेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर में। अच्छा, अब हम इससे संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित प्रमुख कलाकार कौन कौन है? संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुदुगल, रानी किरण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन, ये यूएसए की हैं, और मीर्ता बारवी, ये अर्जेंटीना की हैं। फ्रेंड्स, इस नृत्य के कुछ प्रमुख गुरु भी हैं, जैसे मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्र और पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा और मायाधरा रावत इस नृत्य के प्रमुख गुरु हैं। नेक्स्ट नृत्य जो है हमारा मणिपुरी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम मणिपुरी के बारे में बात करेंगे। और जो मणिपुरी नृत्य है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है, मतलब इसमें जो प्रस्तुतिकरण है वो कुछ रामायण की प्रक्रियाओं का, जो रामायण की कथाएं हैं या मतलब उनके कुछ दृश्यों का वर्णन किया जाता है, या फिर जो कृष्ण लीला है उसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी हम। ये हमारा मणिपुरी नृत्य है। अच्छा, जो हमारा मणिपुरी नृत्य है यह मणिपुर का शास्त्रीय
नृत्य है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ अधिक विकसित हुआ। इस नृत्य में विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामायण, महाभारत और गीत गोविंद के कथानकों पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, अर्थात उनसे संबंधित घटनाएं दर्शाई जाती हैं। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। इसमें नर्तक द्वारा घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन से नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 50% ऐसे होंगे जो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा नृत्य कौन सा है? मणिपुरी हमारा ऐसा नृत्य है जिसमें नर्तक द्वारा घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके कुछ विभिन्न रूप भी हैं, जैसे रासलीला, संकीर्तन और थांगटा नृत्य। इसके विभिन्न रूप हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जो रासलीला है ये राधा कृष्ण और गोपियों पर आधारित है। ये तो सभी को पता होगा कि रासलीला जो है वो कृष्ण भगवान की फेवरेट थी। अच्छा, संकीर्तन में जो है उसमें पुरुष नर्तक होते हैं और वो झुककर नृत्य करते समय पुंग और करताल को बजाते हैं। पुंग और करताल एक बजाने वाले यंत्र होते हैं। थांगटा नृत्य में युद्ध संबंधी दृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इस नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह और झावेरी बहनें। झावेरी बहनें मतलब 4 बहनें थी। कौन कौन से नाम थे उनके? दर्शन, न्याना, सुवर्णा और रंजना झावेरी। झावेरी बहनें इस नृत्य के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। श्वेता मेहता, गुरु विपिन, कलावती देवी, चारू माथिर, सोनारी सिंह, गोपाल सिंह और बिंबावती इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर मणिपुरी नृत्य से अत्यधिक प्रभावित थे। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो किस शास्त्रीय नृत्य से सबसे अधिक प्रभावित थे, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो मणिपुरी नृत्य से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड सत्रिय के बारे में। और जो सत्रिय है ये हमारा शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया सबसे नवीनतम नृत्य है। इसे सन 2000 में ही शामिल किया गया है और इसी नृत्य के जुड़ जाने के बाद भारत में शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 हो गई है। इसके पहले जो है 7 शास्त्रीय नृत्य भारत में होते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस सत्रिय नृत्य के बारे में बात करते हैं। जो सत्रिय नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो प्रचार प्रसार हुआ वो 15वीं शताब्दी में सर्वाधिक हुआ। और इसका जो प्रचार प्रसार है वो किसने किया? ये गुरु शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए यह नृत्य शुरू किया था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि जो शास्त्रीय या सत्सलीय नृत्य है असम का, ये किसने शुरू किया था, तो ये गुरु शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शुरू किया था। उन्होंने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। किसके लिए प्रदर्शित किया था? अंकिया नाट के लिए। और इसके लिए गुरु शंकर देव ने कुछ गीत भी संकलित किए जिन्हें हम बोरगीत कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि बोरगीत किसे कहते हैं, तो जो गुरु शंकर देव ने सत्रिय या सलीय शास्त्रीय नृत्य है उसके लिए गीत संकलित किए थे उन्हें हम बोरगीत कहते हैं। अच्छा, इस नृत्य को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, रास नृत्य आदि विधाओं में इसको जो है बांटा गया है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं रामेश्वर सैकिया, हरिचरण सैकिया, आनंद मोहन भगवती, प्रभात शर्मा, जीवनजीत डटा, भावन बरनायन, मोहिकांत बोरा गायन बरनायन इत्यादि। यह शास्त्रीय नृत्यों में शामिल नवीनतम नृत्य है। मैंने अभी आपको बताया कि इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई है। और ये मान्यता किसने दी है? ये संगीत कला अकादमी ने दी है। संगीत कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये 31 मई 1953 को हुई थी। और इसका पुनर्गठन कब किया गया? ये 1961 में किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नृत्य के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कथक। और कथक नृत्य जो है ये ग्रुप में भी किया जाता है या फिर हम इसे एकल नृत्य में भी कर सकते हैं। और जो कथक नृत्य है इसमें जो नर्तक होता है उसके पाँव में 100 से भी अधिक घुंघरू बंधे होते हैं। और घुंघरू की ताल से जब ये नृत्य किया जाता है तो एक अलग ही जो आनंद है, मतलब जो एक अलग ही फीलिंग आती है इस नृत्य को देखने में भी।
और ये जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कथक के बारे में भी बात कर लेते हैं। कथक जो है ये उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया जाता है। अगर पूछें कि जो कथक है वो भारत के किस भाग में किया जाता है, तो ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके साथ ही ये जो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। इसके साथ ही यह नृत्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी प्रचलित है। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। जो कथक नृत्य है ये रासलीला से जुड़ा हुआ नृत्य है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। मतलब ये जो नृत्य है ये एक कथा, एक घटना को प्रदर्शित करते हैं। इसे ध्रुपद या ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और इनके लिए जो अलग अलग घराने हैं वो बने हुए हैं। इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में कथक का संबंध जो है ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से भी माना जाता है। प्रमुख घराने इससे संबंधित हैं जो, और उनके जो संरक्षक हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो कथक नृत्य है इससे संबंधित हम मुख्यतः वैसे तो 3 घराने मानते हैं, लेकिन रायगढ़ घराने को भी इसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ घराने की। जो लखनऊ घराना है ये वाजिद अली शाह के संरक्षण में ईश्वरी प्रसाद के द्वारा विकसित किया गया था। और जो जयपुर घराना है ये भानुजी तथा उनके पुत्र मालूजी ने जो है संरक्षण इसका किया था। और जो बनारस घराना है ये जानकी प्रसाद जी के द्वारा विकसित किया गया था। अच्छा, जो रायगढ़ घराना है ये छत्तीसगढ़ के महाराज चक्रधार सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, अच्छा जो कथक है इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो कथक के प्रमुख कलाकार हैं ये हैं बिरजू जी महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद। और ये बात तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। जो कथक के नर्तक होते हैं ये 100 से भी अधिक घुंघरू पाँव में बांधकर इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। दक्षिण भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताए थे? जो दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं ये 4 हैं। कितने? 4 नृत्य हैं। तो चलिए हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स देखेंगे भारतनाट्यम। ये भारतनाट्यम की जो एक इमेज है और ये कॉस्ट्यूम देखिए फ्रेंड्स कितनी डिफरेंट है। मतलब इस कॉस्ट्यूम को देखने से ही लगता है कि कुछ डिफरेंट है। चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो भारतनाट्यम है यह नृत्य सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं इनके अनुसार ये सबसे पुराना नृत्य है। यह नृत्य जो है 2000 वर्ष से भी अधिक पूर्व पुरानी तमिल संस्कृति का प्रिय एकल नृत्य रहा है। मतलब पहले इसे एक ही नृत्यांगना द्वारा किया जाता था, अब तो इसे हम समूह में भी करते हैं। यह सबसे प्राचीन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। प्रारंभ में ये जो नृत्य है ये देवदासियों द्वारा मंदिर में प्रस्तुत किया जाता था और इसी कारण से इसे दासियट्टम भी कहते हैं। इस नृत्य का जो आरंभ होता है मतलब एक स्टेप वाइज इस नृत्य को किया जाता है। जो इस नृत्य का आरंभिक जो स्टेप होता है, जो आरंभिक चरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आल रिपु स्तुति कहते हैं तथा जो अंत किया जाता है वो तिल्लाना कहलाता है। इस नृत्य की कविता का पाठ करने वाले जो पंडित होते हैं या फिर जो गायक होते हैं, जिन शब्दों पर या जिन संगीत में उच्चारणों पर इस नृत्य को किया जाता है उस पाठ को करने वाले को हम नट्टुनवार कहते हैं। इसी कारण से इसे जो है अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य के भी 3 प्रमुख घराने हैं जिनके प्रमुख नाम क्या है? तंजौर, पाणी और कच्चीवर्म। अच्छा, इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला बाली, मालविका सरकार और प्रियदर्शनी गोविंद। नेक्स्ट फ्रेंड हम जो बात करेंगे ये है कथकली।
कथकली जो है इसमें एक मुखौटा पहनकर किया जाने वाला नृत्य है और इस मुखौटे में जो है फ्रेंड्स 3 से 4 कलर का प्रयोग किया जाता है और ये कलर अपने आप में ही मतलब अलग अलग क्वालिटीज़ के अलग अलग जो व्यक्तित्व के प्रतीक हैं, मतलब व्यक्ति के जो अलग अलग गुण हैं उनको ये दर्शाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है कथकली नृत्य। इसका कॉस्ट्यूम और जो ये मुखौटा फेस पे लगाया हुआ है इसमें भी मतलब अलग अलग प्रतीक हैं, ये अलग अलग कलर। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कथकली कथकली जो है ये केरल के स्थानीय लोक नाटक कुडियाट्टम और कृष्णादर्म इसके प्रेरणा स्रोत हैं। कौन कौन है इसके प्रेरणा स्रोत? जो कुडियाट्टम है और जो कृष्णादर्म है, ये केरल के स्थानीय लोक नृत्य हैं। और जो ये कथकली नाटक है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नाटक में 2 प्रमुख पात्र होते हैं, या इस नृत्य में 2 प्रमुख पात्र होते हैं। कौन कौन? नायक जिसे हम पाचा कहते हैं और जो खलनायक जिसे हम कथी कहते हैं। यह नृत्य अच्छाई और बुराई का नृत्य है। इस नृत्य में अच्छाई पर बुराई और बुराई पर अच्छाई की जो एक जीत होती है, अच्छाई जो है बुराई को कभी ना कभी हरा ही देती है, भले ही देर से सही, उसके बारे में जो है इस नृत्य को बताया गया है। यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है और इस नृत्य में हरा रंग है वो सद्गुण तथा मर्यादा और देवता का प्रतीक है। काला रंग जो है ये तामसिक प्रवृत्ति, जिन्हें हम असुर भी कह सकते हैं, या बुराई का प्रतीक है। और जो लाल रंग है ये राजसी वैभव और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह नाटक कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में भी प्रचलित है। वैसे कर्नाटक का एक अलग नृत्य है जिसे हम यक्षगान कहते हैं, परंतु इसे ललित कला अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस नाटक के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? ये हैं बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरमन और कृष्णन कुट्टी इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट नृत्य जो हम देखेंगे वो भी केरल का ही है। केरल के 2 नृत्यों को जो है शास्त्रीय संगीत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम की कॉस्ट्यूम ये है। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में बात करते हैं। मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह सुंदर स्त्री का नृत्य भी कहा जाता है। इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि जो एक राक्षस था उसे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उसी के हाथों से भस्म करवा दिया था, क्योंकि वो तभी भस्म हो सकता है जब वो अपना ही हाथ अपने सर पर रख ले। और इसी नृत्य के करने से जब वो नृत्य कर रहा था मोहिनी रूप के साथ भगवान जी के, तो उसने गलती से अपना हाथ अपने ही सर पर रख लिया था। चलिए फ्रेंड्स इस नृत्य के बारे में देख लेते हैं। यह सुंदर स्त्री का नृत्य है। यह नृत्य पहले एकल होता था, वर्तमान में समूह में किया जाता है। यह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं, श्रीदेवी जो एक्ट्रेस थी, शांताराव, तारा निडिगाड़ी, गीता नायक आदि। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट और अंतिम नृत्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारा अंतिम नृत्य है ये है कुचिपुड़ी। और जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यह नृत्य जो है, इस नृत्य में एक कहानी दर्शाई जाती है और वो कहानी जो है मंडूक की कहानी कहलाती है। मंडूक मतलब मेंढक। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इस नृत्य में मेंढक मंडूक की कहानी कही जाती है और ये पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है। इस नृत्य में पैर के अंगूठे से चित्र बनाने की प्रक्रिया का भी अभिनय किया जाता है। इस नृत्य में सिर पर घड़ा भी रखा जाता है। कभी कभी इस नृत्य में सिर पर घड़ा रखकर भी नृत्य किया जाता है। इसमें नर्तक द्वारा प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य की 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1 नृत्य नाटक और नंबर 2 एकल नृत्य।
अच्छा, इस नाटक के इस जो नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं वे कौन कौन हैं? वे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभन सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण और वेमपत्ति चेना सत्यम। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो से नृत्यों से संबंधित मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित MCQs को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।